भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनुज मित्तल अभी नहीं आया दिया था वो मैं रस्मी को दिया था। अच्छा कौन सा है? हम ये चर्चा करते रहे हैं कि फिलोसॉफिकल जो पोजीशंस हैं उसको कई बार वस्तुवाद, प्रत्ययवाद, इन शब्दों से हम जानते हैं, रियलिज्म और आइडियलिज्म। क्या अंतर है रियलिज्म और आइडियलिज्म में? यथार्थवाद और आदर्शवाद, ऐसा होना चाहिए और ऐसा है। आदर्शवाद कैसा है कि ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट। यथार्थवाद जो है, एक्चुअली जो है, चाहे वो कड़वा है और जो सच है, as is and desirable। फिलोसफी के संदर्भ में ऐसा नहीं, मैं तो साहित्य के संदर्भ में। अजय जी, जो वर्ल्ड है अगर हमारे बिना रहता है उसको रियलिज्म कहते हैं, और आइडियलिज्म है कि वर्ल्ड हमारे बिना रहता है। ऐसा है मैम, ऐसा है ना, जैसे ये बुक है, ये पुस्तक जैसे स्वप्नावस्था में जो वस्तुएं दिखाई देती है ना, वो वस्तुएं वास्तव में हैं क्या? वो तब तक हैं जब तक कि आप उनको जान रहे हैं। The existence of this book does not depend upon my knowledge of this book. It exists independent of my knowledge of it. जो ये मानता है वो रियलिज्म है ना? हाँ मैडम, ये है। हाँ, जो ये मानता है कि इसकी सत्ता मेरे ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है, मैं जानूं या ना जानूं, ये तो है ही है। और मैं इसको जानना जब बंद कर दूंगा तब भी ये बना रहेगा। और जो स्वाप्निक वस्तुएं हैं वो तब तक ही बनी रहती है जब तक आप उनको जान रहे होते हो। तो आपके ज्ञान के अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं होती है। जैसे रज्जु और सर्प के संदर्भ में हम देखें तो रज्जु मैं जानूं या न जानूं वो रज्जु है। रज्जु की जगह जो सर्प दिखाई दे रहा है वो तब तक ही सर्प है जब तक कि मैं उसको जान रहा हूँ। रियलिटी में नहीं है। The existence of serpent depends upon my knowledge of it. ठीक है। तो एक को कहते हैं वस्तुवाद, रियलिज्म, है ना मैडम? रियलिज्म, वस्तुवाद, हाँ, वस्तुवाद, यथार्थवाद, हाँ, इसको कहते हैं रियलिज्म। और आइडियलिज्म उसको कहते हैं कि आइडियाज पर जो डिपेंड करता है, विज्ञानवाद उसको कहते हैं। प्रत्ययवाद, हम हिंदी में उसको प्रत्ययवाद कह देते हैं। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, प्रतीति है ना, प्रतीति को ही प्रत्यय कहते हैं। वास्तव में जो हम शब्द का निर्माण करते हैं ना मैडम, जैसे वर्ड फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो सफिक्स पार्ट है उसको हम प्रत्यय कह देते हैं। पाणिनि ने उसको प्रत्यय कहा। एक प्रकृति है और एक प्रत्यय है। प्रकृति माने राम, और रामः रामो रामः, इसका जो रूप चलाते हैं उसमें प्रत्यय आता है, ऐसा है। तो वो प्रत्यय भी क्या होता है कि हम उसको प्रत्यय के साथ ही जान सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, इसमें जानने से जुड़ा हुआ वो भी। सफिक्स को जो प्रत्यय कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस आइडिया जुड़े हुए हैं। तो प्रत्ययवाद और यथार्थवाद है ना मैडम।
अब हम ये देखना चाहें तो हमारे यहाँ प्रत्ययवाद के प्रखर रूप कौन कौन से हैं? प्रत्ययवाद अपने अपने ट्रेडिशन में, एक वेस्टर्न ट्रेडिशन में प्रत्ययवाद है और इंडियन ट्रेडिशन में जो प्रत्ययवाद है, हमारे यहाँ प्रत्ययवाद का एक प्रखर रूप है शंकर का वेदांत, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत है और बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद है। वो क्षणिक विज्ञानवाद और वो नित्य विज्ञान। एक क्षणिक विज्ञानवाद है और एक नित्य विज्ञानवाद है। हमारे यहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पौध का क्या है विज्ञान? क्षणिक विज्ञानवाद, दोनों ही विज्ञानवाद हैं। एक क्षणिक विज्ञानवाद है और एक नित्य विज्ञानवाद है। ये बात भी समझनी चाहिए कि बात चली तो बौद्ध दर्शन को कई बार अनात्मवाद कह देते हैं, वो आत्मा को नहीं मानते, इसीलिए उसको अनात्मवादी दर्शन कहते हैं। परंतु क्या अनात्मा शब्द का अर्थ क्या है? कॉन्शियसनेस को नहीं मानते हैं क्या वो? ऐसा है, आत्मा तो कॉन्शियसनेस को कहते हैं ना मैडम। तो अनात्मवाद का मतलब होता है कि वे दर्शन तंत्र जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। अद्वैत वेदांत में ऐसा नहीं है, नहीं विज्ञानवाद में ऐसा नहीं है, बौद्धों के यहाँ भी ऐसा नहीं है। जैसे मैं बार बार पिछले दिनों बताता रहा हूँ कि आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है। आत्मा शब्द में धातु है, अजय जी याद होगा ना आपको, अत, जो बार बार मैं इसको अत, अत का मतलब होता है अत सातत्य गमन है। अत जैसे पठ धातु है ना, पठती, अत का मतलब अतति, अतति का मतलब जो निरंतर बना रहता है। अत, अत सातत्य गमन है, ये धातु है। संसार में दो ही तरह की चीजें हैं, एक निरंतर बने रहने वाली चीजें हैं और एक नष्ट होने वाली चीजें हैं। यही है ना, संसार में दो ही तरह की चीजें हैं, एक तो बनी रहने वाली चीजें हैं, जैसे ब्रह्म है, आत्मा है। आत्मा न जायते, आगे क्या है वो, न जायते मृत्यते। आत्मा का कोई आदि और अंत नहीं है, जिसका बिगिनिंग पॉइंट ना हो और एंड पॉइंट ना हो, उसको ही तो नित्य कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द में एक धातु है अत, और उसके बाद में हमारे व्याकरण की प्रक्रिया में एक प्रत्यय होता है, मनिन कहते हैं इसको, मनिन कह देते हैं, मन कह लीजिए। इन दोनों शब्दों से मिलकर के बनता है आत्मा शब्द। तो आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग है दी लास्टिंग वन, एंड्योर जो कर जाता है उसको आत्मा कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीजें क्या होती हैं जो आत्मा नहीं होती हैं? अनात्मा माने जो समाप्त हो जाती है। तो उसके लिए एक धातु श्री, श्री का अर्थ होता है विदारण, श्री विदारण, शरीर बना है, जिससे शरीर बना है। श्री श्री विदारण है, जो विदीर्ण हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, उसको शरीर कहते हैं। तो संसार में दो ही तत्व हैं, एक तो शरीर तत्व है और एक आत्म तत्व है। दो ही तरह के तत्व हैं, एक शरीर, शरीर आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है ना उसको आप शरीर शब्द से कह सकते हैं, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो इंद्रिय हो, उन सबको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है कि वे सब शरीर हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। हाँ, बुद्धि भी, शरीर के साथ। हाँ बुद्धि, क्योंकि तो प्रकृति का प्रकृति से विकार है। निर्मित है। अच्छा, इसको दो तरह से कह सकते हैं सर, एक तो है निरवयव, निरवयव पार्टलेस, और जो सावयव होता है ना, सावयव को क्या कहते हैं मैडम? कंस्ट्रक्टेड जो होता है, जिसके पार्ट्स जो भी कंस्ट्रक्टेड एंटिटी होती है दैट इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन हुआ, उत्पन्न हुआ। शरीर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, इसलिए वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मनस और बुद्धि, इनके यहाँ वो भी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो भी प्रकृति से बना हुआ है। जो कुछ भी प्रकृति एलिमेंट से बना हुआ है ना, वो बना हुआ, इसलिए कह रहा हूँ कि आत्मा बना हुआ नहीं है, ये सब के सब बनी हुई चीजें हैं। शरीर बना हुआ है, इंद्रिय बना हुआ है, मन बना हुआ, बुद्धि बनी हुई चीजें हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें, उसी को अनित्य कह देते हैं, उसी को अनित्य कह देते हैं, विशीर्ण हो जाने वाली चीजें। इसीलिए दो ही तरह का अस्तित्व है, एक आत्मा अस्तित्व और एक शरीर अस्तित्व। एक समाप्त हो जाने वाला है, एक ना समाप्त होने वाला। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? अच्छा, तो इसको समझने के बाद हम दो, तो एक तो मैंने शब्द बताया विज्ञानवाद है ना, बात यहाँ से चली थी विज्ञानवाद, और एक वस्तुवाद है। धीरे धीरे अगर हम चलें
तो वस्तुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियलिज्म। और वस्तुवाद विज्ञानवाद को आइडियलिज्म है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और भी जगह देखें तो इसके दो रूप हैं। क्या क्या है? क्षणिक विज्ञानवाद, मैडम ने कहा क्षणिक विज्ञानवाद, और नित्य विज्ञानवाद। ऐसे देखें, अगर हम ऐसे देखें, क्षणिक पर बात चली थी कि आत्मा शब्द का अर्थ क्या है। कॉन्शियसनेस को सिद्धार्थ जी दोनों मानते हैं, कॉन्शियसनेस को न मानने वाला तो कोई दर्शन है नहीं। हाँ, अब आइडिया क्या है कि वो कॉन्शियसनेस परमानेंट अगर है तभी तो उसको आत्मा कहेंगे। कॉन्शियसनेस अगर परमानेंट है तभी को आत्मा कहेंगे। और वो कहेंगे कॉन्शियसनेस तो है, चैतन्य तो है, पर वो परमानेंट नहीं है, इसलिए उसको आत्मा नहीं कह सकते। ये है अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब ये है। So consciousness as per them is created and destroyed. कॉन्शियसनेस नहीं, as per Buddhists. हाँ, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड हम उस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि वो आत्मा ऐसे रहता है। देखिए ना, जैसे एक तो है ये लाइन, ये चली आ रही है ना, आत्मा नित्य विज्ञानवाद ये है। दूसरा उनके यहाँ ऐसा है, एक आत्मा ये आत्मा ये विज्ञान है, एक विज्ञान, इसको अर्थ क्रियाकारी कहते हैं। आगे और चलेंगे, इसके समाप्त होने के बाद ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है। So the next one is caused by the previous one. हाँ जी, That's what they believe. जी। But there it's not the same. बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नदी का जल है ना, बार बार कहा जाता है कि नदी के जल में आप स्नान नहीं कर सकते। क्यों? नदी किसका नाम है? जो बहती रहती है। बहती रहती है। तो सेम नदी में आप सेम जल में आप स्नान नहीं कर सकते। फ्लो है ना, एक के बाद एक आप उसी जल पर, आप जैसे कुएं के अंदर के जल में तो आप कह सकते हैं। नदी का जो जल है, प्रवहमान जो जल है, उसी को नदी कहते हैं। इसलिए एक ही नदी में आप स्नान नहीं कर सकते। तो ये प्रवहमान है, आत्मा की धारा है, विज्ञान धारा कहते हैं इसको, है ना। एक विज्ञान, दूसरा विज्ञान संतान कहते हैं, बल्कि एक पुस्तक का नाम है। हाँ, संतानांतर सिद्धि, धर्म कीर्ति। कंटिन्यूटी है उनके यहाँ, इटर्निटी नहीं है। हाँ, कितना अच्छा शब्द। कॉन्टिन्यूटी है, उस कॉन्टिन्यूअंस को ही वो विज्ञान कह देते हैं। एकम विज्ञानम अन्यत विज्ञानम अन्यत विज्ञानम अन्यत विज्ञानम, एकम विज्ञानम अन्यत विज्ञानम उत्पाद्य विनष्टम भवति। ये आइडिया है। हर चीज एक क्षण रहती है। एक क्षण रहती है, ये आइडिया है। तो इसका मतलब यह है कि चैतन्य को दोनों मानते हैं, पर इनके एक के यहाँ चैतन्य आत्मा है, एक के यहाँ चैतन्य आत्मा नहीं है कम से कम। क्योंकि आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग है द लास्टिंग वन, द परमानेंट वन। तो ऐसा परमानेंट है नहीं, इसलिए उसको विज्ञानवाद कहते हैं। एनीवे, तो एक तो दर्शन पढ़ते हुए ऐसे देखना चाहिए चीज़ों को। अब वस्तुवाद, इसको समझने के बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो सांख्य दर्शन है किस कैटेगरी में आता है। प्रत्ययवाद है, वस्तुवाद है, वस्तुवाद है। हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, झा सर बहुत प्रयोग करते हैं, और शायद सभी ने प्रयोग किया है। प्रखर वस्तुवाद का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग रियलिज्म। हाँ, एक्सट्रीम रियलिज्म या कुछ ऐसा शब्द होता है। एक्सट्रीम रियलिज्म वो न्याय वैशेषिक का है, क्योंकि न्याय वैशेषिक के अनुसार चीज़ें उतनी ही नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही हैं, उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे ये है, सामान्य व्यक्ति को क्या है, एक बॉटल है और एक टेबल है। दार्शनिक कहेगा कि नहीं, इनके बीच में एक कॉन्टैक्ट भी है ना। तो तभी तो आप कहते हो कि द बॉटल इज ऑन द टेबल। तो बॉटल ने इसको कहा, टेबल ने इसको कहा, ऑन किसको कह रहा है? प्रत्येक शब्द किसी न किसी एंटिटी को कह रहा है। तो एक बॉटल शब्द है, एक टेबल शब्द है, ऑन शब्द है, ऑन शब्द ने इसके बीच के कॉन्टैक्ट को कहा। तो जितनी चीजें हैं उतनी ही नहीं है, मीमांसा करने पर दिखाई देती है कि चीजें तो बहुत है, हमें दिखाई कम देती है सामान्य व्यक्ति। तो प्रखर विज्ञानवाद। हाँ, प्रखर विज्ञानवाद, एक्सट्रीम रियलिज्म। नहीं, विज्ञानवाद तो आइडियलिज्म हो गया ना। प्रखर वस्तुवाद। हाँ, प्रखर वस्तुवाद, प्रखर वस्तुवाद जिसको कहते हैं, एक्सट्रीम रियलिज्म, इसको न्याय वैशेषिक परंपरा मानती है। और प्रखर प्रत्ययवाद अगर हम कहें तो ये शंकर का और बौद्धों का भी है, प्रखर विज्ञानवाद है।
तरह से देखेंगे। अब जो सांख्य जिस तरह की फिलोसॉफी को प्रस्तुत करता है उसको आप इस श्रेणी में रखेंगे, वस्तुवाद। इस बॉटल को मैं जानूं या ना जानूं, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व मेरे जानने पर निर्भर नहीं करता है। एक बात कई बार कही जाती है कि एक होता शब्द होता ज्ञान और एक होता ज्ञेय। ज्ञेय समझते हैं ना, द नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट नोन। which is to be known. तीन चार शब्दों का प्रयोग होता है कि हमारे यहाँ ज्ञाता, भारतीय दर्शन को पढ़ने के लिए इन शब्दों से परिचय बहुत आवश्यक है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञान के साधन, और हाँ ज्ञान के साधन। इसको और ज्यादा उस पर गए प्रमाता। प्रमाण, प्रमेय, प्रमा। एक बार और कह लें, ये बार बार बात कही जाती है, ज्ञान शब्द है ना, विशेष रूप से शिवधन जी को इम्पोर्टेंट लगेगा कि ज्ञान शब्द अंग्रेजी में जब नॉलेज है, नॉलेज हो और वो रॉन्ग हो ऐसा होता नहीं है। राइट नॉलेज को ही नॉलेज कहते हैं, है ना। ऐसा ये शब्द जो है, जैसे शेर सिंह कहना ना, जैसे कहते हैं शिव शंकर, शिव का भी अर्थ वही है, शंकर का भी अर्थ वही है, शेर का भी अर्थ वही है, सिंह का भी अर्थ वही है। एक तरह की पुनरावृत्ति हो जाती है ना, पुनरावृत्ति हो जाती है। अब ऐसे में ये कहना कि वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ज्ञान तो यथार्थ ही होता है। जैसे एक वाक्य मेरी बेटिया बार बार कहती है, एक वाक्य है कि आई हैव गॉट 2 daughters एंड बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। इस वाक्य को कहने की जरूरत है नहीं ना, आई हैव गॉट 2 daughters एंड बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। तो ये तो डॉटर में ही इंक्लूडेड है ना आइडिया। अब ज्ञान शब्द में ही ये आइडिया इंक्लूडेड है कि ये यथार्थ है, तभी वो ज्ञान है ना। लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान शब्द का मतलब, ज्ञान कैन बी कैटेगराइज्ड एज वैलिड ज्ञान एंड इनवैलिड Actually, Gyan should not be translated as knowledge. Gyan here is cognition. कॉग्निशन है, उसी बात पर मैं आ रहा था। अवेयरनेस इन जनरल, Valid cognition or invalid. इनवैलिड कॉग्निशन, ये बात आई नहीं? जी। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ जो वैलिड नॉलेज है ना, उसको हमारे यहाँ प्रमा कहते हैं। क्या कहते थे? प्रमा कहते थे। अभी सांख्य में ये विषय आएगा, प्रमा। प्रमा का अर्थ होता है वैलिड कॉग्निशन। जैसे मैं रज्जू की जगह सर्प को देखता हूँ तो वो प्रमा नहीं है। रज्जू की जगह सर्प को देखना, रज्जू की जगह रज्जू को जानना, वो भी नॉलेज है हमारे यहाँ, ज्ञान है। हम कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि रज्जुम रज्जुम जानाति। हाँ, रज्जुम जानाति। बालक ने रज्जू को रज्जू जाना, रज्जू की जगह रज्जू का ही ज्ञान हुआ। परंतु हम ये भी कह सकते हैं रज्जू की जगह, रज्जू का मालूम है ना, रज्जू की जगह उसको सर्प का ज्ञान हुआ, ऐसा कह देते हैं। तो अप्रमा हो गई वो। हाँ, हमारे यहाँ वो अप्रमा। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान, वैलिड कॉग्निशन को कहते हैं प्रमा। ठीक है, वैलिड कॉग्निशन को कहते हैं प्रमा। और नॉलेज इन जनरल को क्या, अवेयरनेस इन जनरल को क्या कह देते हैं? ज्ञान। ठीक है ना, मैं ठीक बता पा रहा हूँ आपको? अवेयरनेस इन जनरल को क्या कह देते हैं? ज्ञान कह देते हैं। अच्छा, जो वेदांत का है सर, ये सभी का अवेयरनेस इन जनरल, क्या अवेयरनेस इन जनरल को ज्ञान के साथ नहीं, अवेयरनेस उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं। अवेयरनेस इन जनरल बहुत फिलोसॉफिकल सेंस हो गया। मतलब रज्जू की जगह रज्जू को जानूं, रज्जू की जगह सर्प को जानूं, तो अवेयरनेस इन जनरल कह रहा हूँ। उसको कॉग्निशन कहेंगे, उसको कॉग्निशन कहेंगे ना, कि आप जो है आई कॉग्नाइज सर्पेंट ऑन रज्जू, ऐसे कहेंगे ना। तो कॉग्नाइज करने का मतलब होता है वो कॉग्निशन रॉन्ग भी हो सकता है, राइट कॉग्निशन एंड रॉन्ग कॉग्निशन होता है। पर राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है, परंतु संस्कृत में क्या होता है? यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रमा। ये समझना जरूरी है पहले, है ना। जो यथार्थ ज्ञान है वो प्रमा है। अच्छा, उस यथार्थ ज्ञान को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कह देते हैं? प्रमाता कह देते हैं। प्रमाता माने जो, जिसको यथार्थ ज्ञान हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, जो यथार्थ ज्ञान का जो विषय है उसको क्या कह देते हैं? प्रमेय। प्रमेय कह देते हैं। गणित में शब्द का प्रयोग बहुत होता है।
है ना, प्रमेय शब्द का होता है प्रमाता, प्रमेय और प्रमा। तो फिर से देखें, प्रमाता किसे कहते हैं? जिसको यथार्थ ज्ञान हो रहा है। अच्छा, प्रमा किसे कहते हैं? यथार्थ ज्ञान को। प्रमेय किसे कहते हैं? यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। अच्छा, अब इस प्रमा और एक शब्द होता है प्रमाण। देखिए संस्कृत में जो अन सफिक्स है ना, अन, ये इंस्ट्रूमेंटालिटी के आइडिया को कन्वे करता है। ये सफिक्स है, हाँ, ये सफिक्स है जो इंस्ट्रूमेंटालिटी, द आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी इज कन्वेड बाय दिस सफिक्स। ज्ञान में जैसे देखिए यान, हाँ जी बोलो। ज्ञान में भी, हाँ, ज्ञान ज्ञान ज्ञा प्लस अन, कई बार प्रमाण को भी कह देते हैं ना ज्ञान, जिससे जाना जाता है। अच्छा, यान, या प्लस अन, जिससे हम जाते हैं उसको यान कहते हैं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गोइंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ या माने चलना, जाना, उसको यान कह देते हैं ना। यान एक साधन है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, या प्रापण है हमारे यहाँ। तो अन का सामान्य अर्थ है इंस्ट्रूमेंट, कारण, कारण कहते हैं। अच्छा, एक तो होता प्रमा और एक होता प्रमा का अन, एक होता प्रमा और एक होता प्रमा का अन। प्रमा का अर्थ क्या बताया सर अभी? वैलिड कॉग्निशन। वैलिड कॉग्निशन। और अन का अर्थ क्या बताया? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड कॉग्निशन। व्याकरण से आया हुआ है। क्या होता है? किसी भी कार्य के अनेक साधन होते हैं, किसी भी कार्य के अनेक साधन होते हैं। जैसे एक शब्द होता है कारक, कारक को कहते हैं कारण, कारक, और एक शब्द है साधक, और एक शब्द है, यहाँ क्या बात होती, कारक, साधक और कारण। इन तीनों का एक ही अर्थ है, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है ना। अच्छा, इस प्रमा को जन्म, वैलिड कॉग्निशन को जन्म देने वाला, जनरेटर ऑफ वैलिड कॉग्निशन, है ना। जनरेटर, जनरेटर किसे कहते हैं? क्रिएट समथिंग, उत्पादक होता है। उत्पादक। अच्छा, जैसे घड़ा एक पदार्थ है, वो जनरेटेड है, उसको जनरेट करने में वो सारे फैक्टर्स जिनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, वो सब के सब उसके, वो क्या कहलाते हैं? जनरेटर्स, है ना। क्या क्या घड़े के जनरेटर्स क्या क्या हैं? मिट्टी, चाक, कुंभकार, हाँ, जिसके बिना घड़ा ना हो, वो सब के सब घड़े के जनरेटर्स हैं, उत्पन्न करने वाले, उत्पादक हैं, है ना। अच्छा, अब उन सबको कारण कह देते हैं। घटस्य कारणानि, ये सब के सब, कुंभकार भी घट का कारण है, मिट्टी भी घट का कारण है, और मृत्तिका कणों के जो बीच में संयोग होता है वो भी कारण है। दंड चक्र सब हैं घट को निर्मित करने के साधन, ये सब के सब घट के कारण हैं। तो ये समझना चाहिए, एक तो होता है कारण और एक होता है करण, उसमें क्या अंतर है? ये शब्द ऐसे हैं जिनको समझे बिना हम भारतीय दर्शन के संप्रत्ययों को समझने में दिक्कत होगी। कारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन फॉर कारण। कारण किसे कहते हैं? इसको मैडम मैं ऐसे समझाता हूँ विद्यार्थियों को कि जैसे कैबिनेट की बैठक होती है ना सर, कैबिनेट की बैठक होती है, तो मान लीजिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं 20 और आप कहोगे कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो वहाँ 21वां आदमी भी है। वो कौन है? जिनको हम सामान्य रूप से कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ देम आर मिनिस्टर्स, बट द प्राइम मिनिस्टर हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर, है ना, सबसे बड़ा मिनिस्टर है ना। तो किसी भी कार्य को जन्म देने में अनेक कारण होते हैं, और उन अनेक कारणों में से जो प्राइम कॉज होता है, प्राइम कारण होता है, उसको क्या कह देते हैं? कारण। ये
इसीलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है साधक तमम करणम, तमः प्रत्यय जो होता है। एक तो साधक बताया सर मैंने, है ना, साधक, साधक माने कारण, और साधक तम माने, तम किसे कहते हैं? जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सबसे अधिक, जो ज्येष्ठ, ज्येष्ठतर और ज्येष्ठतम होता है। तो साधक तमम कारणम इसको कहते हैं। अभी ये बात चूंकि आएगी इसीलिए मैंने पहले इसको बता दिया। तो कहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये जेनरेटेड है, ये क्रिएशन है, ये क्रिएटेड है। जो भी क्रिएटर्स है ना, किसी भी क्रिएशन के जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, उन क्रिएटर्स को कारण कह देते हैं। और उन क्रिएटर्स में से जो प्राइम क्रिएटर है, इसकी भी बात चलती है कि प्राइम किस आधार पर कहोगे किसी को, इस पर भी लंबी बात चलती है। अतिशय, अतिशय, अतिशय कुत्र तिष्ठति। जैसे एक क्रिया हुई जिसको व्याकरण में, मैं व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं, तो हनन क्रिया, हनन क्रिया में मारना। राम ने रावण को सीता के लिए बाण से लंका में मारा, इतना बड़ा वाक्य है ना। अब इसमें जो जनरेशन है वो क्या है? जनरेटेड क्या है? द एक्शन ऑफ किलिंग, जो पहले ना हो और हो जाए। इनमें से सब पहले थे, क्या मिसिंग था? वो किलिंग, द एक्शन ऑफ किलिंग नहीं हो रहा था। तो वो जो उत्पाद्य वस्तु है ना, वहाँ वो क्रिया है। उत्पाद्य वस्तु कभी तो होती है क्रिया, कभी होती है वस्तु। जैसे घड़ा, वो तो द्रव्य है। घड़े में नीला रंग लगा दें तो वो क्या है? गुण है। तो कभी कभी द्रव्य उत्पाद्य वस्तु होती है, कभी कभी गुण उत्पाद्य वस्तु है, कभी कभी क्रिया उत्पाद्य वस्तु है ना। तो उस क्रिया उत्पाद्य वस्तु जब होती है तो एक्शन ऑफ किलिंग वो उत्पाद्य है, वो जेनरेटेड है, वो क्रिएशन है। उसको क्रिएट करने वाले कितने भी हैं, सारे के सारे फैक्टर्स। राम भी एक फैक्टर है, रावण भी एक फैक्टर है। रावण ना हो तो किलिंग, एक्शन ऑफ किलिंग ना हो। लंका भी एक अधिकरण, जिसको जगह चाहिए कोई किसी भी क्रिया के लिए। ये सब के सब फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर मिसिंग हो तो किलिंग को हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। यही तो आइडिया है। अच्छा, इनमें से तृतीया विभक्ति का प्रयोग, संस्कृत में जो तृतीया विभक्ति होती है ना, वो इंस्ट्रूमेंट के लिए कहती है। अब इसमें लिखा बाणेन, बाणेन हंति। तो बाकी सब के सब क्या है? बाकी सब के सब हैं कारण, साधक। ये प्राइम, ये कारण है, बाकी सब के सब कारण है। और ये क्या है? कारण है। तो हमारे ये प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सब के सब मिनिस्टर्स हैं। अब आइडिया, ये प्रश्न ये होता है कि इसमें ऐसा क्या है जो इसको प्राइम बनाता है। इसको लेकर लंबी चर्चा चलती है, तो वो विषय थोड़ा सा व्याकरण का हो जाता है। हम चर्चा ये कह रहे हैं, इस प्रमा रूपी कार्य को उत्पन्न करने के जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में से जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फैक्टर होता है उसको क्या कह देते हैं? करण, प्रमाण कह देते हैं। प्रमाण, प्रमा, प्रमाण। सर एक मिनट, इसी प्रमाण। अच्छा, करण एंड प्रमाण सेम एग्जाम्पल बदल के अगर मैं पूछूं, यहाँ पे बाण है, एक फिजिकल मटेरियल ऑब्जेक्ट। अगर जैसे अहल्या को पत्थर बना दिया श्राप से, उसमें क्या होगा? श्राप तो मटेरियल है नहीं। हाँ ना, तो उसमें मटेरियल कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ही होगा, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज हर चीज को मटेरियल बना करके ही प्रस्तुत करती है। लैंग्वेज की प्रकृति है, मुझे प्यास मार देगी, तो आप प्यास को एक ऑब्जेक्टिफिकेशन या क्या कह देते हैं उसको, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिफाई करती है। लैंग्वेज हमेशा वस्तु को अपने अनुसार निर्मित करती है, उसको बनाती है। तो ये प्रमाण, श्राप आर यूज्ड इन दैट सेंस। हाँ, एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ये लैंग्वेज पर बात आ गई ना सिद्धा जी। कई बार क्या होती है, इंटेंजिबल। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, देखिए कि एक है टेबल और एक है बॉटल है। तो एक्सटर्नली क्या है? बॉटल ऊपर है और टेबल नीचे है। जो ऊपर होता है ना उसको विशेषण कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको विशेष्य कहते हैं। हमेशा ये होता है ना, जो ऊपर होता है वो प्रॉपर्टी होती है, और जो नीचे होता है प्रॉपर्टी बियरर होता है ना? उस टेबल में और इस टेबल में क्या अंतर है? उस टेबल में
बॉटल नहीं रखा हुआ है इस टेबल में, बॉटल रखा हुआ है। तो जो विशेषण होता है ना, वस्तु को पृथक करके प्रस्तुत कर देता है। बालकः 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 मतलब सुंदरः बालकः, और बालकों से भिन्न करके प्रस्तुत कर देता है। विशेषण हमेशा भिन्न करके प्रस्तुत करती है, व्यावृत्ति कहते हैं इसको। विशेषण, जिस वस्तु में विशेषण लगा हुआ वो वस्तु को अन्यों से अलग करके दिखा देती है, यही तो है विशेषण का काम। अब यहाँ क्या है कि बाकी सारे सामान्य टेबल है, ये क्या है, विशिष्ट टेबल है, क्योंकि यहाँ क्या रखा हुआ, बॉटल रखा हुआ। बॉटल विशेषण है और ये विशेष है। हमेशा ऊपर रखी हुई चीज विशेषण होती है और नीचे की चीज, इसको धर्म कह देते हैं, इसको धर्मी कह देते हैं। विशेषण और विशिष्ट कह लीजिए या विशेष्य कह लीजिए, ये होता है। इसका क्या होगा? इसका कैसे होता है? ये ऊपर और नीचे के डिस्क्रिप्शन में हाँ, जैसे अब ये है, इसके ऊपर वो है, हाँ, छत, इसको 36 से बेर है। हाँ, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज मैनिपुलेट करके प्रस्तुत करती है। ठीक है। वस्तु एक्सटर्नली कैसी है उसमें बात आती है मैडम बार बार विटगेनस्टाइन की। इसमें केवल विटगेनस्टाइन और नव्य न्याय में बहुत अधिक समानता है। शब्दों से खेलते हैं। हाँ, विटगेनस्टाइन के यहाँ ये कहा जाता है कि चीजें क्या हैं, केवल जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है ना, वही ऑब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ टेबल है, चेयर है, ये है, हाँ, ये सारी चीजें हैं। अब इन सबको गिना दो तो इस कमरे का व्याख्यान हो गया? नहीं हुआ। ये चीजें हैं और ये चीजें आपस में किस तरह से विन्यस्त हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। एक तो होता है कि कॉन्क्रीट एंटिटीज, वो कॉन्क्रीट एंटिटीज आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो रिलेशन, जो रिलेशन है ना, वो भी वस्तु के अंदर आ जाता है। अगर हम प्रभाकर के यहाँ देखें हैं अन्विता विधानवाद में, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वस्तुएं जो है ना किस तरह से परस्पर विन्यस्त हैं। विन्यास को क्या कहते हैं? जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। Arranged हाँ, अरेंजमेंट। अब आप क्या कह सकते हो? द बॉटल एंड द टेबल। अब क्या कहोगे? बॉटल ऑन द टेबल। तो कुछ 4-5 शब्द हैं जो योजक शब्द होते हैं। और विटगेनस्टाइन ने कहा था कि फिलोसॉफी एज ए सब्जेक्ट डिस्बैंड कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को तब कब तक बना के रखोगे। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, स्वाधीनता जब तक रहे, स्वाधीनता मिलने तक कांग्रेस को बनाए रखना, उसके बाद तो कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया। फिर स्वाधीनता के बाद भी कांग्रेस को बनाए रखने की क्या जरूरत है, अगर उद्देश्य सिद्ध हो जाए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मैंने फिलोसॉफी की जो समस्या थी उसका समाधान प्रस्तुत कर दिया। यही समस्या है फिलोसॉफी की। जगत का व्याख्यान करना है ना, जगत का व्याख्यान केवल जगत में पदार्थ किस तरह से विन्यस्त हैं परस्पर, इसका व्याख्यान कर दो तो जगत का व्याख्यान हो गया। ऐसा तो स्टेट ऑफ अफेयर्स किस बात पर कहते हैं? हाँ, और स्टेट ऑफ अफेयर क्या है कि द बॉटल इज ऑन द टेबल, ये है ना। तो ये विशेषण और ये विशिष्ट है। आप तो हिंदी की अध्यापिका हैं, आपके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है ये है ना ये। अच्छा, लैंग्वेज क्या कर सकती है? अब इसमें विशेषण ये है और विशिष्ट ये है, परंतु लैंग्वेज मैनिपुलेट करके प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उसको कहते हैं, एक पर्वत है, पर्वत पर धुआं है। अगर मैं कहूँ कि पर्वत और पर्वत पर धुआं में विशेषण कौन है, जिस तरह से अभी हमने देखा, जैसे एक पर्वत है, धुआं विशेषण है। अब लैंग्वेज क्या करती है? लैंग्वेज कहती है कि मैं पर्वत पर, मैं तो क्या कहते हैं, मैं धूम से युक्त पर्वत को देख रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं धूम से युक्त पर्वत को देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ का संबंध किससे है? पर्वत से। पर्वत कैसा है? धूम से युक्त। धूम से। तो विशेषण कौन है? पर्वत। धूम। हाँ, धूम। और विशिष्ट कौन है? पर्वत। उस विशिष्ट को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, लैंग्वेज इसको फैक्चुअल जो पोजीशन है ना, एक्सटर्नली गिवन है, उसको मैनिपुलेट करके प्रस्तुत कर सकती है। लैंग्वेज कह देगी कि मैं धुएं के पर्वत में विद्यमान धूम को देख रहा हूँ। पर्वत पर धूम को देख रहा हूँ। अब बताइए, देख रहा हूँ का संबंध किसके साथ है? धूम के साथ। धूम कैसा है? पर्वत के ऊपर है। अब जो पर्वत बाहर एक्सटर्नली फैक्चुअली, हाँ, विशेष्य के रूप में ही प्रस्तुत होता है, लैंग्वेज मैनिपुलेट करके वो उसको क्या कर देता है? विशेषण बना देता है। लैंग्वेज हमेशा मैनिपुलेशन का ही नाम लैंग्वेज है, इसीलिए जो अच्छा मैनिपुलेशन कर लेता है वो अच्छा वो जीत लेता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत जाए आदमी, लैंग्वेज में है।
Manipulation. बात ये थी कि एक प्रमा है और एक प्रमाण है। हमें ये समझने की जरूरत है, प्रमा का मतलब होता है द प्राइम जनरेटर ऑफ प्रमा। प्राइम शब्द लगा दिया, द प्राइम जनरेटर। देयर आर मेनी जनरेटर्स बट one of them happens to be the prime generator, and prime generator is called प्रमाण। अब ये बात कहाँ आएगी, अब हम चलते जा रहे हैं ना। तो एक शब्द, एक है प्रमा माने वैलिड नॉलेज, प्रमाण माने द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रमेय माने द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज। प्रमा के मल्टीपल प्रमाण भी हो सकते हैं, हाँ जी, पर उनमें से जो प्राइम होगा देन विल कॉल दैट एज प्रमाण। नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक पर्वत है सामने, वहाँ धुआं है। अब उसमें धुएं को नहीं, एक पर्वत है, पर्वत पर अग्नि है, पर अग्नि को मैं सामने भी देख सकता हूँ, मेरे सामने पर्वत है और मैं अग्नि को देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ। तो उस अग्नि की सत्ता का ज्ञान मुझे कैसे हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। मैं दूर हूँ, मुझे अग्नि नहीं दिख रहा है, मुझे धुआं दिख रहा है, अनुमान हो रहा है, फिर भी मुझे ज्ञान तो हो ही रहा, वैलिड ज्ञान है वो। तो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो गए, है ना। फिर से बताऊं कि पर्वत के सामने मैं खड़ा हूं और मैं अग्नि को साक्षात देख रहा हूं, तो आई हैव द नॉलेज ऑफ, आई हैव द वैलिड नॉलेज ऑफ, आई हैव द वैलिड कॉग्निशन ऑफ फायर, है ना। तो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट वैलिड कॉग्निशन? बिकॉज आई एम परसीविंग इट डायरेक्टली। Senses of हाँ visual. हाँ, देयर इज ए इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष क्या कहते हैं? Contact. There is a- Sense organ, हाँ। object, सन्निकर्ष। सेंस ऑर्गन and object. ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, वहाँ डायरेक्ट है ना। तो नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड द Object. ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो आई एम नोइंग द फायर ऑन द माउंटेन थ्रू परसेप्शन। तो जो थ्रू जिसको कह रहा हूँ ना मैं, तो उसको वो प्रमाण है, थ्रू प्रमाण है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है उस ज्ञान का, अग्नि की सत्ता का ज्ञान का प्रमाण। अग्नि की सत्ता का ज्ञान क्या है? प्रमाण। उस ज्ञान का प्रमाण क्या है? अच्छा, अग्नि की सत्ता को जानने के दूसरे भी साधन हो सकते हैं। मैं दूर हूँ, देख रहा हूँ मैं किसको? धुएं को। ज्ञान किसका हो रहा है मुझे? अग्नि का। अग्नि की सत्ता को। दोनों ही जगह अग्नि की सत्ता का ज्ञान हो रहा है, परंतु उस ज्ञान को जनरेट करने का माध्यम अलग अलग है। एक को कहते हैं अनुमान है और एक को प्रत्यक्ष है। अच्छा, इन दोनों को छोड़िए, आपने ना तो धुएं को देखा ना फायर को देखा, आप कमरे में बैठे हुए हैं और पर्वत की ओर से आते हुए किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि पर्वत पर तो आग लगी हुई है, तब भी आपको पर्वत पर अग्नि की सत्ता का ज्ञान होता है, आगम। उसका इंस्ट्रूमेंट अलग है। हाँ, ऑल थ्री केसेस आर नोन एज प्रमा, बट जनरेटर ऑफ दैट प्रमा हैपेंस टू बी, मतलब अलग अलग होते हैं ना। तो एक को अनुमान कहते हैं, एक को ये कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये समझने की बात है। एक तो प्रमा है और प्रमा का जनरेटर है, प्राइम जनरेटर। अच्छा, उस प्रमाण का विषय ये प्रमेय। जैसे मैंने कहा कि रज्जु की जगह अगर आप रज्जु को देख रहे हो तो वो वैलिड कॉग्निशन है ना, तो वो रज्जु क्या है? प्रमेय है, क्योंकि प्रमा का विषय है ना। अच्छा, रज्जु की जगह रज्जु ना देख करके आपने सर्प को देख लिया, तो वो आपका प्रमेय हुआ क्या? तब क्या हुई? वो अप्रमा हुई। वो वस्तु क्या हो गई? अप्रमेय। अप्रमेय हो गया। और आप कौन हो गए? अप्रमाता हो गए और अप्रमाण हो गया। क्योंकि प्रमाण वैलिड नॉलेज को, वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमा है तो नॉलेज भी वैलिड ही होगी। ये आइडिया। अभी इसमें बार बार ये विषय आएगा, हम चर्चा कर रहे थे। अब बात आई थी कहाँ से कि हमारे सारे प्रयत्न और सारे आयास किस लिए होते हैं। उस दिन बात थी ना, हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो तीनों दुखों को भगाने के लिए हमारे सारे कार्य किस उद्देश्य को संबोधित होते हैं? हमारी सारी क्रियाकलाप तीनों तरीके के दुखों को भगाने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, परमानेंट एंड परमानेंटली एंड फॉरएवर। तो दो तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है मैडम, मैंने पढ़ा। एक फिलोसोफर्स दुख, फिलोसोफर्स सफरिंग, और ऑर्डिनरी मैन सफरिंग।
ऑर्डिनरी मैन सफरिंग किसे कहते हैं? ये दुख शब्द भी जो है ना एक टेक्निकल है। ऑर्डिनरी डे टू डे ह्यूमन बीइंग का दुख क्या है? आज गर्मी बुभुक्षा बहुत ने है। परेशान करना शुरू किया, दुख में भूख दुख है ना, उसकी निवृत्ति के लिए भोजन डाल लिया, निवृत्ति हो गई। शनि देवता ने परेशान करना शुरू किया, शनि देवता की पूजा कर ली, दुख की निवृत्ति हो गई। ऑर्डिनरी डे टू डे ह्यूमन बीइंग की सफरिंग जिसको वो दुख कहते हैं, फिलोसोफर्स का ये दुख नहीं है। फिलोसोफर का क्या दुख है? फिलोसोफर ये कहेगा कि मुझे बुभुक्षा होती क्यों है, बुभुक्षा होती क्यों है? कॉज ऑफ हंगर, वो दुख है उनका, भूख क्यों हो रहा है। वो क्यों होती है? मैंने सुना ये सच है कि नहीं कि जेएनयू में कोई एक चोर पकड़ा गया, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, बहुत पहले की बात है। तो उसको क्या दंड दिया जाए इसके लिए बैठक हुई स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, और वहाँ बात चलते चलते ये बात चली कि आखिरकार कोई व्यक्ति चोरी करता क्यों है। फिर उसमें जितने भी साम्यवादी और वैषम्यवादी जितनी भी ताकतें थी सब लग गई उसमें, सबने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। चोर बैठा हुआ, सुबह 4 बज गए, वो इंटेलेक्चुअल डिबेट होते होते चोर ने कहा बताती जो सजा मेरी बनती है उसको फिलोसॉफिकल पेन था वो सुना। फिलोसोफर का सफरिंग क्या है कि बुभुक्षा होती क्यों है? कि शरीर होता है, शरीर है तो बुभुक्षा है। बोले शरीर क्यों होता है? समस्या है ना, क्योंकि फिलोसोफर किसी भी दुख को अंततः मिटा देना चाहता है, शाश्वत रूप से मिटा देना चाहता है। तो शंकर तो कहेंगे कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कि कोई पूछे कि क्या हो गया, तो मैं कहता हूँ कि कोई कहेगा ज्वर हो गया, जुकाम हो गया, मैं कहता हूँ शरीर हो गया। शरीर हो गया, क्या करें। कुछ होते हैं। तो अब गर्मी सताएगी तो कोट उतार दिया, फिर भी गर्मी सता दी, शर्ट उतार दिया, बनियान उतार दिया, फिर भी गर्मी लग रही है। तो मैं कहता हूँ अब जिस्म को उतार दो, शरीर ही नहीं रहेगा तो गर्मी कहाँ रहेगी। तो फिलोसोफर की सफरिंग वो है मैडम, है ना। इसीलिए तो गौतम ने सबसे पहला दुख तो शरीर को 21 दुखों में पहला पहला। शरीर, न्याय दर्शन, हाँ, वहाँ से जो पहला दुख शरीर। शरीर है ना, क्योंकि अब फिर वो कैसा शरीर क्या है, कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्शन में समस्या है। क्योंकि शरीर तो बना हुआ है ना, इसका मतलब है बिगड़ा हुआ बिगड़ेगा एक दिन। तो आइडिया, तो वो उस बात पर फोकस करना चाहता है कि आखिरकार ये दुख होते क्यों हैं। तो फिलोसोफर्स आइडिया ऑफ सफरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लेमेन्स आइडिया ऑफ सफरिंग। जब सामान्य व्यक्ति दुख निवृत्ति कहेगा तो उस लिमिटेड विजन में कहेगा, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, डिवोर्स हो जाए, सबके सब सुख के साधन है। हाँ, लेमेन्स लैंग्वेज में। और फिलोसोफर्स लैंग्वेज में, फिलोसोफर्स के यहाँ दुख शब्द का अर्थ ही अलग है। और फिलोसोफर जब दुख निवृत्ति की बात करता है उस सेंस में दुख की निवृत्ति की बात करता है। उस दिन मैडम मैंने ऐसी कल्पना की और मैंने कहा कि देखो 3 तरह के उपाय होते हैं दुख निवृत्ति के। उस दिन बात रही थी, एक तो साइंटिफिक मीन्स होते हैं, साइंटिफिक मीन्स। दूसरा होता है रिलीजियस मीन्स होते हैं। तो साइंटिफिक मीन्स जो हैं, जो डे टू डे, अगर यहाँ से लेके मुझे द्वारका तक जाना है तो मैं मेट्रो से जाऊँगा सुखपुर होकर बैठ करके, तो साइंटिफिक मीन्स है। मुझे गर्मी से बचूंगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो दुख निवृत्ति तो हो ही गई ना, वो साइंटिफिक मीन्स है। अच्छा, साइंटिफिक मीन्स से बढ़ करके है रिलीजियस मीन्स। जैसे वेद ने कहा कि स्वर्ग चाहिए तो याग कीजिए, रिलीजन है ना। तो स्वर्ग मिल गया याग करने से। अब देखिए स्वर्ग की ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी है। तो स्वर्ग में सुख की पराकाष्ठा है, परंतु स्वर्ग भी अर्न्ड है ना। जिस तरह से कंस्ट्रक्टेड जो होता है वो डिस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट होता है ना, जो भी अर्न्ड होता है वो एक न एक दिन, कितना भी अर्न्ड हो, एक न एक दिन विनाश विनाश को प्राप्त हो जाता है।
तो वेदांत में कहा जाता है कि जो आत्मा है ना, जो मैं हूँ, मैं स्वयं को मैंने अर्न किया है क्या? मैं तो बस हूँ, तो अर्न नहीं है वो। जो कुछ भी अर्न है वो समाप्त हो जाता है। मैं तो अर्न हुई नहीं, नित्य सनातन हूँ, तो मैं बना रहता हूँ। इसलिए ब्रह्मविद या क्या कहते हैं, आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मैव करति शोकम आत्मविद करते शोकम् आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो शोक, मैंने कहा दुख निवृत्ति। अब हमारी खोज क्या है कि दुख निवृत्ति हो जाए। दुख निवृत्ति क्या है? तो शोक माने दुख, शोक से संतरण कौन कर सकता है? जो आत्मविद, जो अपने आप को जानता है। अपने आप को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं अपने आप को तो जानता ही हूँ, उस दिन बहुत विस्तार से हमने ये बात चर्चा की थी। अपने आप को तो सभी जानते हैं, पर किस प्रकार जानते हैं और अपने किस चीजों से बना हुआ हूँ वो जानना जरूरी है। उस दिन ये बात हुई थी ना, जैसे मैंने कहा था कि ये है ऑब्जेक्ट, मैं हूँ सब्जेक्ट, मैं नोअर हूँ और एक नोन है। मैं इसको नोन के रूप में जानता हूँ और अपने आप को नोअर के रूप में जानता हूँ। दो तरह के शब्द हैं। नोअर अपने आप को क्या कहता है? लिंग्विस्टिकली देखें, जैसे घट शब्द है, ये रेफरेंस है। क्या ये रेफरेंस है? इसका रेफरेंट क्या है? ये है ना, जो भी है ना, ये घड़ा बनाया मैंने अपने ओर से। ये क्या है सर? रेफरेंस है और ये रेफरेंट है। तो प्रत्येक शब्द का एक रेफरेंट होता है। सिंपल सी बात है ना। एक घट है, पट है, चेयर है, इन सब का रेफरेंट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब ऐसे में मैं इसको घट कहूँ तो ठीक है, इसको पट कहूँ तो ठीक है, परंतु घट के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं, है ना, उनमें से किसी को भी मैं घट कह दूं तो मेरा कॉग्निशन है ना। अब एक शब्द है अहम। अहम शब्द एक रेफरेंस है, ये शब्द है। इसका द वर्ड अहम रिफर्स टू द कॉन्शियसनेस, आत्मन, है ना। इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंट क्या है? आत्मा है। और इसके अतिरिक्त जितने, आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं, उन सबको मैं क्या कह देता हूँ? अदर देन आत्मा। एक सेल्फ है और नॉन सेल्फ है। अन्य आत्मा कैसे? अन्य आत्मा, आत्मान्य कह लीजिए आप। हाँ, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज इन एग्जिस्टेंट एंटिटीज, द आत्मा एंटिटीज एंड ऑल अदर एंटिटीज आर कॉल्ड अनात्मा। जैसे मान लीजिए कि दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं, एक बॉटल है और बॉटल से भिन्न सारी चीजें हैं। अगर इसको बॉटल कह सकते हो, बाकी को नॉन बॉटल कह सकते हो ना, नॉन बॉटल कह सकते हो, है ना। तो एक है आत्मा, और आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उस सबको क्या कहते थे? अन आत्मा, नॉन आत्मन्स, नॉन सेल्फ, नॉन आत्मन्स, है ना। तो आत्मा शब्द का अहम रिफर्स टू आत्मा। अगर अहम इनमें से किसी को रिफर करने लग जाए तो इसका मतलब गलत है ना। घट शब्द का प्रयोग घट के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है। घटेतर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में से किसी को भी अगर आप घट कह देते हो तो आप, इसका मतलब घट क्या है और अघट क्या है इसका विवेक आपको नहीं है। सिद्धांत बिंदु में बात आई है मैडम, प्रारंभ में कहते आत्मा अनात्मा का विवेक तो हमको हुआ ही रहता है। कौन है जो अपने आप को नहीं जानता है? हम अपने आप को महसूस ही रहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आत्मा विवेक, मैं इसको ऑब्जेक्ट के रूप में और अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में जान ही रहा होता हूँ। तो मैं कभी भी अपने आप को बॉटल नहीं कहता हूँ, कभी भी इसको मैं कभी भी अपने आप को दिस एंड दैट नहीं कहता हूँ, इसको मैं दिस और दैट कहता हूँ। अपने आप को हमेशा आई कॉन्शियसनेस के रूप में, मैं आई आई आई, अहम अहम अहम, इस रूप में जो अनुभूति का विषय होता है। पर उस आई को मैं शरीर मानता हूँ। हाँ, अगर आप इसको अहम कह रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या उदाहरण दिया था मैंने? आप हमेशा, आप कई बार कहते हैं आई एम टॉल, नहीं, आई एम टॉल जब मैं कह रहा हूँ तो टॉल किसको कह रहा हूँ? बॉडी को, शरीर। तो इनमें से जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न क्या है? शरीर है। ये देखिए, ये है शरीर, ये है इंद्रिय, ये है मन, ये है बुद्धि, और ये बाकी चीजें हैं। तो इनको तो मैं कभी भी अहम नहीं कहता हूँ। मेरा मतलब क्या होता है कि आत्मा से भिन्न वस्तुओं को मुझे क्या कहना चाहिए? दिस और दैट कहना चाहिए। उसके लिए एक शब्द है इदम, एक शब्द है
अहम और एक शब्द है इदम। अहम का वाच्य क्या है? अहम से किसको कहा जाएगा? हमेशा आत्मा आत्मा को कहा जाएगा। इदम से हमेशा किसको कहा जाएगा? जो नॉन आत्मन से हैं। तो अगर अहम शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए है तब तो ठीक है, परंतु जो इदम शब्द का अर्थ है उसके लिए आप अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शरीर, इदम शब्द का अर्थ है शरीर किसका रेफरेंट है? इदम का या अहम का? शरीर इदम का। पर जब आई एम टॉल कह रहे हैं आप, तो आप किसको आई एम कह रहे हैं? शरीर को कह रहे हैं ना। ऐसे ही आई एम हैप्पी कह रहे हैं तो किसको आप आई एम कह रहे हैं? मन को। हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है ना। अच्छा, आई नो कह रहे हैं तो आप किसको आत्मा कह रहे हैं? बुद्धि को कह रहे हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, आई एम ब्लाइंड जब कहते हो आप किसको आई एम कह रहे हैं? इंद्रियों को। इसका मतलब हम कई बार शरीर को, कई बार इंद्रियों को, कई बार मन को, कई बार इनको भी अहम के रूप में जानते हैं, और बस वो अज्ञान है। इसी वजह से शरीर जब छूटता है तो लगता है कि मैं छूट गया। शरीर जब छूटता है तो लगता है मैं छूट गया। हाँ, तो जिसको ये विवेक रहता है कि ये तो शरीर बिलोंग्स टू दिस पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आई बिलोंग टू दिस पार्ट। सो देयर इज ए मिथ्या प्रतीति को क्या कहते हैं? रॉन्ग आइडेंटिटी। रॉन्ग आइडेंटिटी हो गई है, इस वजह से सारे दुख का कारण है। अविद्या तक पहुंचना चाहे। अच्छा, हाँ, तो ये बात थी आत्मा का विवेक। लोग कहते हैं आत्मवित शोकम तरति। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है वो समस्त दुख सागर से विनिवृत्त हो जाता है। वो ये आइडिया है। पर आत्मा का वहाँ प्रश्न हुआ, आत्मा को तो जानते ही है। बोले कि जिसको तुम जानना समझ रहे हो ना, वो जानना नहीं है। मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, एक शब्द होता है जिसको जानना माने कंप्लीट नॉलेज है बात में। कंप्लीट नॉलेज। वेदांत में आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। ठीक है ना। सत और चित तक तो आनंद को आत्मा को जान गए, पर जो मेजर पार्ट आत्मा का उसको नहीं जाना। तो आपको आत्मा का पार्शियल नॉलेज तो है, पार्शियल इग्नोरेंस भी है। दुख कब होता है? भय कब होता है? उस दिन बात चली थी। देखिए, सर्प को देख, रज्जु को देख करके आपने क्या समझा? सर्प, और भीति उत्पन्न हुई, है ना। वो जो भीति रूप दुख है उसका कारण क्या है? रज्जु की जगह आपने क्या समझ लिया? सर्प समझ लिया। नहीं पूर्ण प्रकाश या नहीं पूर्ण अंधेरा। आपको ये भीति क्यों हुई? तो कहते हैं कि रज्जु की जगह आपने सर्प समझा तो उसको क्या कह देते हो? दिस इज सरपेंट कह देते हो ना। अब देखिए, इस सेंटेंस पर विचार कीजिए। संक्षेप शारीरिक नामक ग्रंथ में बहुत आया। आपका ये जो सेंटेंस है ना, दिस इज दिस सर्प, इदम अयम सर्पः, दिस इज, उसमें दो पार्ट है। जो दिस वाला पार्ट है ना, एक तो होता है एग्जिस्टेंस इन जनरल, तो वहाँ एग्जिस्टेंस तो है ना, एग्जिस्टेंस है ना वहाँ। सर्प, रज्जु होगी तभी तो सर्प की प्रतीति हो रही है आपको। उसमें कोई एंटिटी तो है ना वहाँ। एंटिटी को आप क्या कह देते हो? दिस इज। वस्तु के दो अंश होते हैं, एक सामान्य अंश और एक विशेष अंश। प्रत्येक वस्तु के दो अंश होते हैं, सामान्य अंश और एक विशेष अंश। जैसे मैं कहूँ कि घटः अस्ति, है ना, तो जो अस्थि वाला जो पार्ट है वो तो सामान्य, संसार में सारी चीजों को अस्थि कह देते हैं ना। तो दिस इज तक तो सही है। आप उस पूरे फिनोमेनन को, उस पूरे एग्जिस्टेंस को क्या कह रहे हैं? दिस इज सरपेंट। अगर आपको, ये तो इनवैलिड कॉग्निशन है। अगर वैलिड कॉग्निशन होता है तो सर क्या कहते हैं आप? दिस इज रोप। दिस इज तक तो सही है ना। पास मार्क्स से मिलते हैं। एग्जिस्टेंस को मैंने पकड़ा है। दिस इज तक हमेशा हमें पार्शियल नॉलेज तो रहता ही है। अगर कोई वस्तु नहीं होती तो मेरे को जनरल अवेयरनेस भी नहीं होता। उस जनरल अवेयरनेस में मैं कह रहा हूँ, मतलब वन पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस इज नोन टू मी एंड दैट नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड एज दिस इज। बस कहाँ गलती कर गए?
दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है सब्सटेंस, एक होता है सबसिस्टेंस। सब्सटेंस कहते हैं ना जो वस्तु है, उसमें जो चीजें रहती है, जैसे ये सब्सटेंस है और ये सबसिस्टेड है, इसमें ये कलर सबसिस्टेड है ना। तो संसार में एक तो आधार है जो वस्तु है, रज्जु है सब्सटेंस, और उसमें सबसिस्टेड क्या हो गया, सर्प हो गया। तो हम सब्सटेंस तक तो ठीक ही थे, सब्सटेंस को मैं डिसीज कह करके व्यक्त करता हूँ। कुल मिलाकर के कहना क्या चाह रहा हूँ, वस्तु के दो अंश होते हैं, एक सामान्य अंश और एक विशेष अंश। सामान्य अंश का ज्ञान सब जगह बराबर रहता है, इसलिए दिस इज बॉटल, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, दिस इज तक तो एग्जिस्टेंस इन जनरल को कह रहा हूँ ना मैं, गलती कहाँ करके हाँ करके। इसका मतलब हमें भीति, हमें दुख तब होता है, भीति बिल्कुल ना हो, अगर आपको सर्प भी ना हो वहाँ, अगर सर्प हो और कंप्लीट डार्कनेस हो तो आपको भीति उत्पन्न होगी? कंप्लीट डार्कनेस में कोई भीति उत्पन्न नहीं होगी। कंप्लीट लाइट हो तब भी नहीं उत्पन्न होगी। ये जो बीच का मामला है ना, पार्शियल डार्कनेस और पार्शियल लाइट, जाने अनजाने, हाँ मतलब हाफ। इसलिए हम निद्रा में होते हैं तो दुख नहीं होता है, हम कंप्लीट इग्नोरेंस में हैं। हम जागृत अवस्था में होते हैं, कोई अच्छी सी गाड़ी निकल जाए तो हमें दुख होता है, वो अपने पड़ोसी का हो तो और ज्यादा दुख होता है। तो कंप्लीट डार्कनेस में हमें, तो शब्द यह है कि पार्शियल नॉलेज एंड पार्शियल इग्नोरेंस। पार्शियल नॉलेज ऑफ आत्मन तो हमेशा हुआ ही रहता है, नहीं तो अहम शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं करेगा मैडम। तो मैं कह रहा था कि क्लियर कट रूप से समझना हो, अहम का एक रेफरेंट है, और इदम का अनुवाद हाँ दिस, नपुंसकलिंग का शब्द है। इदम माने दिस और दैट। तो संसार में ये तो अहम और इदम, अहम के रूप में मैं अपने आप को जानता हूँ, अपने से भिन्न सभी पदार्थों को मैं किस रूप में जानता हूँ, इदम के रूप में, इदम के रूप में। इदम नमामि कहते हैं। हाँ, मम है। इदम न मम, ये ये मेरा नहीं है। तो इदम माने दिस और दैट। तो दो ही तरह की चीजें हैं, आई एंड इदम, दिस और दैट। दिस और दैट के रूप में मैं नॉन सेल्फ को कहता हूँ, जड़ को कहता हूँ, और कॉन्शियसनेस को मैं क्या कह देता हूँ, आई। अस्मिता एक शब्द का प्रयोग होता है योग दर्शन, अस्मिता, अपना अनुभव, अस्मिता। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अहम शब्द का रेफरेंट ये है और इदम शब्द का रेफरेंट ये सब के सब है। इन सब में से किसी को मैं अहम कह दूं तो मैं भ्रांति में हूँ। इसीलिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि आत्मा की प्रतीति मुझे नहीं होती है। आत्मा और अनात्मा का विवेक, विवेक किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज को विवेक कहते हैं। I have the discriminative knowledge of the reference of idam and the reference of aham. Generally, मैं कभी भी इसको अहम नहीं कहता हूँ, मैं कभी भी इसको इदम नहीं कहता हूँ। इसका मतलब मुझे नॉलेज है ना। आत्मा अनात्मा, अनात्मा के लिए मैं किस शब्द का प्रयोग करता हूँ? इदम शब्द का। आत्मा के लिए अहम शब्द का। अगर ये नहीं हो तो लैंग्वेज ही पॉसिबल नहीं होगी मेरे लिए, मतलब लैंग्वेज का यूज भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है वो जान रहा होता है अपने आप को अलग है, नोअर एंड द नोन। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज, द नोअर एंटिटी एंड द नोन एंटिटी। ऑल नोन एंटिटीज आर रिफर्ड टू एज idam and all knower entities are referred to as aham. But sometimes a mistaking happens. एक टेकिंग है और एक मिस टेकिंग है। अगर आप इससे इसको लें तो ये टेकिंग है, इससे इसको लें तो ये मिस टेकिंग हो गया है, गलत ले लिया ना इसमें। और मिस टेकिंग के पीछे क्या होता है? तो अभी क्या होती है, तभी तो आप ऐसा करते हैं। अब इस बात पर फोकस करना चाह रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। फिलोसोफर सफरिंग कह रहा हूँ मैं। फिलोसोफर सफरिंग क्या है? दुख होता है। दुख का कारण क्या है?
तब उसने कहा कि समस्त दुखों का कारण तो है आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं रहता है। तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, आत्मा और अनात्मा का विवेक तो सबको रहता है, रहता ही है ना। कभी भी इस चेयर को आप मैं कहती हो, नहीं कहती हो ना। किस्मत आत्मा और अनात्मा का विवेक है। मैं चेयर को देख रहा हूँ, इस वाक्य से ही पता लग रहा है कि आप मैं किसको कह रहे हो, चेयर को किसे कह रहे हो। आत्मा अनात्मा का विवेक है ना। तो फिर किस विवेक की बात कर रहे हो आप? उसी विवेक की बात कर रहे हैं जिसको आत्मा अनात्मा का विवेक कह रहे हो ना। पार्शियल विवेक है, कंप्लीट विवेक है नहीं, क्योंकि आप डे टू डे बिहेवियर में ये दिखाते हो। कई बार इसको आप आत्मा कहते हो और दुखी सुखी भी होते रहते हो। ये है। तो मैंने तीन तरह के शब्दों का प्रयोग किया। एक तो साइंस एज ए मीन्स ऑफ दुख निवृत्ति, दूसरा है रिलीजन एज ए मीन्स। तो रिलीजन ने क्या बताया, स्वर्ग। यही तो प्रॉमिस लेकर के आया था रिलीजन कि मैं आपको ऐसा सुख प्राप्त कराऊंगा जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। एक शब्द का प्रयोग आत्यंतिक और क्या है, ऐकांतिक। आत्यंतिक का मतलब होता है समग्रतः दुख का नाश होना चाहिए, और ऐकांतिक का अर्थ होता है इनवेरिएबली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के केस में हो गया, एक के केस में नहीं हुआ, सबको होना चाहिए। सबको होना चाहिए। ऐकांतिक और आत्यंतिक, इनवेरिएबली एंड परमानेंटली। वो आप क्या हाँ, अभी जो उपाय बताने वाला हूँ वो होगा। सांख्य को फॉलो करिए तो सांख्य को फॉलो करेंगे ना, वो कहेंगे कि दुख की निवृत्ति साइंटिफिक मीन से तो होती है, परंतु क्या एक दवाई 10 लोगों को सूट कर गई, 11वें व्यक्ति को वो मार दिया। हाँ, 3 बार के बाद उसको भी तो आप कहोगे कि ये दवाई इस बीमारी को हटाने का साधन है, कहोगे। 10 लोगों की बीमारी हट गई, 11वां व्यक्ति उसी वजह से मर गया, तो इनवेरिएबली नहीं हुआ ना। अच्छा, एक ही व्यक्ति को जुकाम हुआ, पिछली बार तो गर्म पानी से सही हो गया था, इस बार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं सुबह से शाम तक गर्म पानी ले रहा हूँ, नहीं हो रहा। एक व्यक्ति को एक वस्तु को खाने से तृप्ति होती, दूसरा व्यक्ति कहता कैसे खा लेते हो उसको, अलग अलग है ना। तो एक तो ऐकांतिक शब्द का प्रयोग, ऐकांतिक, और आत्यंतिक क्या है, परमानेंटली मुक्ति नहीं। भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अन्न डाल दिया, आदमी कितना कमजोर है, दिन में 3 बार डालना पड़ता है। कमजोरी का 3 बार क्यों, उससे भी बीच में भी डालते हैं। अच्छा, पेट शांत भी हो जाती, इच्छा शांत नहीं होती। ये पता चलता है फास्ट है तो हाँ, तब और तो पिछले रात कई बार क्या होता है कि मेरा एक मित्र अपने गुरुजी के बेटे की शादी में गया और बहुत तरह तरह के पकवान बने हुए थे मैडम। तो शाम को गुरुजी ने कहा कि बेटा खाना खा लिया बनारस से? अरे नहीं सर, आज तो मेरा फास्ट है। तो उनको बहुत दुख हुआ, इतने अच्छे पकवान बने, एक ही बेटा है। तो उन्होंने ऐसे आंख बंद किया, कहा कि अलका को फ़ोन लगाओ, उस मित्र की पत्नी को। उसको उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बेटा आज तू इसका उपवास आज ले ले, तू ले ले। तो ऐसा विधि विधान उन्होंने वहाँ कल्पित कर लिया। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। वो जिसने खाना खा लिया वो अब तक इस दुख में है कि गुरुजी ने वहाँ कल्पना तो नहीं कर ली थी ऐसी, कहीं मुझे पाप लग गया हो। अभी तक इस खाने का सुख उसने ले लिया, वो तो आधा घंटे का था, तब से लेकर अब तक इसी शंका में रह रहा हो कि गलत तो नहीं कर लिया मैंने। तो दुख तो समाप्त नहीं हुआ ना, बढ़ गया। बढ़ गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक मीन्स आर नो मीन्स एट ऑल। एक समय के बाद कोई भी कह देगा ये। अच्छा, अब रिलीजियस मीन्स आर बेटर मीन्स। हाँ, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और इनवेरिएबिलिटी भी है, परंतु मेटाफिजिकली लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्वर्ग तो आपने यज्ञ करके पाया है, तो कर्म किया है आपने, उसमें 2 तरह की समस्या है। तो जो ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेगा उसको ज़्यादा बड़ा स्वर्ग मिल जाएगा, है ना। मैंने किसी याग का संपादन बिल्कुल इस तरह से किया कि उसमें गलतियां नहीं रही, तो इसका मतलब मेरा स्वर्ग
और मेरे साथ यज्ञ करने वाले के स्वर्ग में अंतर होगा, तो स्वर्ग में भी ग्रेडेशन हो जाएगा। तो वहां जाकर के एक और समस्या, यहाँ कंपटीशन में था वहां भी कंपटीशन में रहेगा। वेरिएबल नहीं चलेगा। हाँ। तो कुल मिलाकर के वेद में कहा गया, वेद उपनिषद में है ना, कर्मचितो लोकः। कर्मचित जो होता है ना, जो कर्म के द्वारा अर्जित होता है, वह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिलोसोफर क्या कहेगा, शाश्वत नहीं है, दीर्घ अवधि वाला तो है, और शाश्वत सुख की प्राप्ति और शाश्वत दुख निवृत्ति नहीं है। तो अंत में वो भी डिक्लेयर कर देगा, इवन द वैदिक मीन्स, इवन द रिलीजियस मीन्स आर नो मीन्स। मैं जिस दुख निवृत्ति की तलाश कर रहा हूँ उसका साधक ये नहीं है। मतलब साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मीन्स आर नो मीन्स, ये पहले डिक्लेयर कर दिया था। क्या आधार था, ऐकांतिक नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। स्वर्ग के संबंध में भी उसने यही निर्णय कर लिया कि बहुत दिनों तक सुख मिलेगा, परंतु एक न एक दिन वो सुख जाता रहेगा। तो स्वर्ग में रहता हुआ भी व्यक्ति एक क्षण को भी सुखी नहीं रहेगा। ये आलीशान सब कुछ, वो और ज्यादा दुखी रहेगा। गरीब तो कहेगा कि यही तो चीज चली जाएगी, चली जाए, वो कहेगा कि ये सब है, ये कौन करेगा। इवन कभी कभी दुख होता है कि मैंने इतनी सारी पुस्तकें इकट्ठी कर रखी है, इसको कौन करेगा, कौन पढ़ेगा। मैं इस दुख से, इस तनाव से रह रहा हूँ। अच्छा, मैं इस तनाव में रह करके अपनी बिटिया को परेशान कर, तू भी संस्कृत पढ़ना। पड़ोसियों को भी नुकसान मेरी करते हैं। समस्या मेरे क्या है? अंकल हैं, सामने रहते हैं, बहुत बढ़िया बुक्स इकट्ठी की उन्होंने। अब वो 86 87, अब उनको 2-3 साल से दुख है कि पुस्तकों का क्या करूं, किसको दूं, एंड सम ब्रिलियंट बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ देम। आज समस्या क्या है सर, वो मैं बुक्स को देखता हूँ और बेटी को कहता हूँ कि तू संस्कृत पढ़, वो मुझको देखती है, कहती संस्कृत नहीं पढ़नी है किसी तरह। अब ये देखिए, सबके अपने अपने वो हैं। पहले टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती थी उन दिनों, हाँ, काफी साल तक बहुत दिनों तक ऐसी स्थिति थी। तो एक अमेरिकन जोक चलता था, मैडम किसी से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा आई एम द प्रोफेसर, यू नो, ऐसे कहा। तो उसने हंस करके कहा, नहीं मेरा मतलब है आप पेट के लिए क्या करते हो। पेट के लिए क्या, उन दिनों ये समस्या है। हाँ, तो दुख निवृत्ति की बात कर रहा हम था। लोगों ने मतलब टीचिंग शुरू की, 350 रुपए तक, टीचिंग फिर 400, फिर 500। सब अपने अपने लेवल पर ना अपने प्रोफेशन का आनंद लेने के लिए कई बार इस तरह के वो निर्मित कर लेते हैं। इंग्लैंड में एक वो चलता है कि किसी प्लम्बर को बुलाया, तो प्लम्बर ने थोड़ा सा 5 मिनट कुछ किया, बोले कि $100 दो। तो कहा कि लेकिन डॉक्टर्स को भी नहीं मिलता इतना, तो बोले कि पहले में डॉक्टर ही तो था। अब हम क्या किस तक पहुंच गए कि जिस दुख, जो मेरा दुख है, जो फिलोसोफर्स आइडिया ऑफ सफरिंग है, दैट सफरिंग गोज ओनली किससे, 2 तरह के शब्दों का प्रयोग है। मैडम ने भी बताया होगा, रामनाथ जी ने भी बताया होगा। मैंने उस दिन कहा मैडम कि मंगलाचरण तो इसका हो गया, मैडम ने शुरू कर दिया था मंगलम आचरण हो गया था। तो क्या बताया था, दुख कैसे दूर, फिलोसोफर्स आइडिया ऑफ सफरिंग है ना, तो उसकी निवृत्ति। तो मैंने क्या बताया, साइंटिफिक मीन्स आर नो मीन्स, रिलीजियस मीन्स आर नो मीन्स। अब एक शब्द है कि फिलोसॉफिकल मीन्स आर मीन्स, तो वो रिलीजन से ऊपर फिलोसॉफी को रखता है। और ये फिलोसॉफी क्या है, नॉलेज। नॉलेज किसका, आत्मविद, जो तरति शोकम आत्मविद, जो अपने को जानेगा, है ना। तो आप क्या कहा, अपने को तो हम जानते ही हैं, तुम कौन से बाबा जी है अपने को जतलाने वाले, सब जानते हैं अपने आप को। कहा कि नहीं, तुम ही कहते हो, शरीर को जाता हुआ देख करके तुम रोने लग जाते हो, इसका मतलब तुम्हें विवेक समग्रतः नहीं है। जिस विवेक की बात करूं, जिस दुख की बात मैं कर रहा हूं वो दुख भी पारिभाषिक है, जिस विवेक की बात मैं कर रहा हूं वो विवेक भी पारिभाषिक है। सामान्य विवेक नहीं है, आत्यंतिक विवेक की बात कर रहा हूँ। आत्यंतिक विवेक सामान्यतः नहीं रहता है,
जो ज्ञानी होते हैं उन्हीं को रहता है। अच्छा, जैसे ही ज्ञान एज ए मीन्स की बात आ जाएगी, ज्ञान मीन्स ऑफ किसका है? ज्ञान किस तक पहुंचाएगा आपको? पुरुष और प्रकृति के हाँ, बीच मोक्ष को। मोक्ष। इसी मोक्ष को ये क्या कह देते हैं सांख्य लोग? अत्यंत पुरुषार्थ कह देते हैं। ये आइडिया अत्यंत पुरुषार्थ एक टेक्निकल टर्म है। पुरुषार्थ कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 3 तो है पुरुषार्थ, और ये अत्यंत पुरुषार्थ है। ये प्राइम पुरुषार्थ है, ये अत्यंत पुरुषार्थ। अच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? दुखात्यंत निवृत्ति। दुखात्यंत एक शब्द का प्रयोग मैंने पिछली बार भी कहा, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। स्वरूपे अवस्थानम। अब ये जो है ये योग दर्शन का एक सूत्र है। मोक्ष की अवस्था में क्या होता है कि दृष्टा अपने आप को जानता है। जब आत्मा स्वयं को जान जाए तो वो मुक्त है। आत्मा जब स्वयं को नहीं जानता है तो वो बद्ध है। अब ये है तो योग सूत्र, परंतु ये सभी दर्शनों के अनुसार मोक्ष का स्वरूप बताता है ना बेटा, सभी दर्शन में। मतलब मुक्ति की अवस्था में, ये तो समाधि की बात चल रही है, पर मुक्ति की अवस्था में दृष्टा जो भी नोअर होता है, हाँ, द नोअर बिकम्स firmly grounded in his own form, nature. What happens? संसार में हम अपने नेचर में अवस्थित नहीं होते हैं, मोक्ष में हम अपने नेचर में अवस्थित होते हैं। अपने नेचर में अवस्थित होने के लिए अपने को जानना ही पर्याप्त है। जैसे ही मैं अपने आप को जान गया तो अपने नेचर में अवस्थित हो गया मैं। तो ये अब क्या है कि मोक्ष कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ को, इसको दुखात्यंत निवृत्ति कहते हैं। एक बात और मैंने उस दिन कही कि वेदांत में मोक्ष में आनंद होता है। एक निरतिशय आनंद में, निरतिशय को क्या कहते हैं? इटर्नल ब्लिस। एटर्नल ब्लिस, जिससे बढ़कर के कोई ब्लिस नहीं। जैसे मैं अलग अलग प्रकार के भोग्य पदार्थों का भोग करता हूँ तो मैं आनंद के अनुभव से गुजरता हूँ ना, वो इंस्टेंसेस ऑफ आनंद है, सुख है, इन्फिनिट सुख, विषय का सुख नहीं होता है वो। जब मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता हूँ तो मैं इन्फिनिट आनंद में होता हूँ। ऐसा सांख्य में मैडम मोक्षावस्था में आनंद नहीं माना जाता है। न्याय वैशेषिक में 3 तरह के, देखिए, एक है सत्य, एक है चित्त, और एक है आनंद। सांख्य में चित्त हो जाता है। सांख्य में चित्त हो जाता है, क्योंकि सांख्य में आत्मा का स्वरूप है सत एंड चित्त, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस। देखें, हाँ, आत्मा का व्यक्तित्व क्या है? सांख्य के अनुसार क्या है? न्याय के अनुसार क्या है? ओनली एग्जिस्टेंस। और ये एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, और ये क्या है? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो यह आत्मा का स्वरूप है, और यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो मुक्त हो जाए। किसके अनुसार? वेदांत के अनुसार। अच्छा, ये किसका है? आत्मा सांख्य का। तो सत और चित्त। क्यों आनंद को नहीं माना जाता मैडम? इसलिए नहीं माना जाता है, वो कहते हैं कि आनंद तो परिणाम है, सत्व गुण का परिणाम है। गुण की बात हुई ना उसने, वो गुणातीत है, निर्गुण है। सत्व रजस तमस ये धर्म है प्रकृति के, प्रकृति के धर्म है। यही धर्म परिणत होते रहते हैं। तो सुख भी एक आस्वाद का नाम है जो सत्व का प्रकाश है। जब हम सत्व, जितने अधिक सत्व में अवस्थित होते हैं उतने अधिक सुख में अवस्थित होते हैं। ये आइडिया है। 3 तरह के
क्या कहते हैं मैडम गुण को? 3 तरह के गुण हैं, 3 गुणात्मक कंपोनेंट्स हैं। जो प्रकृति है ना, प्रकृति कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड दोज एंटिटीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टी। द्रव्य है, द्रव्यात्मक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाँ, वही शब्द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो प्रकृति में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जो सत्व वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सुख देता है, तो आनंद जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट से ही आ सकता है, सत्व से। चूंकि आत्मा निर्गुण है, उनमें सत्व रजस तमस से अतिरिक्त है वो, इसलिए वहाँ कोई क्रिया नहीं है। आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा निर्गुण है, तो आनंद हो नहीं सकता। तो आत्मा इस अवस्था में अवस्थित हो जाए, यही उसका मोक्ष है। न्याय के अनुसार आत्मा का स्वरूप ये है। उस दिन मैंने एक चलते चलते एक शब्द कहा था कि न्याय के अनुसार कोई व्यक्ति इतना जड़ हो गया, जड़त्व की पराकाष्ठा है मुक्ति। सारी हमारी समस्या क्या है? हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर चेतना है। तो चेतना को हटा दीजिए, सुख ले लीजिए। इसलिए जब भी हम दुख निवृत्ति चाहते हैं तो हम सोने चले जाते हैं। कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि बहुत कष्ट है, सुसाइड कर लेते हैं। उसमें क्या आइडिया है? जब मैं ही नहीं रहूँगा तो चेतना ही नहीं, चेतना को ही तो समाप्त कर रहा है सुसाइड करके। उसके दिमाग में है कि इसके बाद दुख नहीं होगा। मुझे मरना क्या बुरा था अगर एक बार होता। एक कोई वो है ना, हमारी किस्मत की मिसाल है। उसमें एक पंक्ति बड़ा अच्छा है योग में, मुझे मरना क्या बुरा था अगर एक बार होता। आस्तिक कहेगा कि बच्चों मर रहे हो और लंबी श्रृंखला चलेगी, एक और पाप कर लिया। तो वो इग्नोरेंस की वजह से कर रहा है। तो मरणम मोक्षः समझ रहा हो तो मुक्ति नहीं हो। तो ये तो सत्य में आत्मा का स्वरूप क्या है? ओनली एग्जिस्टेंस। उसमें ऊपर से क्या आ गया था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की वजह से आत्मा को सारे दुख होते हैं। जिसको हम सुख समझते हैं वो भी वास्तव में सुख होता नहीं। एक सूत्र है योग दर्शन में कि परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। सामान्य व्यक्ति जिसको सुख समझता है ना, विवेकी व्यक्ति जानता है कि वास्तव में तो ये दुख का ही कारण है। उसका सुख भी छीन लेगा टेम्परेरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, इस बीच में नोएडा में एक प्लॉट खरीद लिया। बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैसे थोड़े इकट्ठे हो गए थे। अब निरंतर यही रहता है कि बार बार जाओ, नहीं तो कोई वहाँ अपना कई वर्षों के बाद जाओगे तो पता चलेगा महल खड़ा हो गया, उसी तनाव में रह रहे। हाँ, और गवर्नमेंट की योजना होती है कि जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तब तक वो ऐसे होता है ना, वो करने लग जाओ। तो पड़ती रहेगी। हाँ, तो दुख की सामग्री जुटा ली ना, एक तरह से देखा जाए। क्या समझ करके इससे सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब उसी तनाव में रहो, बढ़ी नहीं, घट गई। बाकी लोग इस तनाव में रहते हैं कि कब घटे, ये इस तनाव में रह रहा कि कहीं घट ना जाए। अलग अलग तनाव है ना। कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये सत्य में जो भी दुख है उसके पीछे कारण क्या है? चैतन्य, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस को हटा दीजिए तो आप फिर से री एस्टैब्लिश्ड हो गए। रीहैबी क्या एक शब्द होता है? रिहैबिलिटेशन। हाँ, तो ये एक तरह से रिहैबिलिटेशन है। जो आपका ओरिजिनल नेचर है उसमें आप चले गए, तो आपके दुख तो आने जो चीजें जुड़ गई हैं उसकी वजह से है। हाँ, एग्जिस्टेंस आइसोलेटेड, द आत्मन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर थिंग्स, वो हमेशा ही सुख में है, सुख में नहीं है, दुख में। इसीलिए तो श्री हर्ष ने मजाक उड़ाया ना, न्याय। हाँ, कुछ कहा, क्या था मैडम? उन्होंने कहा वरम वृंदावने रम्ये हाँ। श्रृगालत्वं प्रणम्यहम् न तु वैशेषिकीं प्रार्थयेऽहं कदाचन। इससे तो अच्छा वृंदावन की गलियों में मैं श्रृगाल बन के पैदा हो जाऊंगा, भजन कीर्तन तो चलेगा। वैशेषिकों की मुक्ति मिली तो मैं जड़ हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। वैशेषिकों की मुक्ति में व्यक्ति जड़ हो जाता है, इसलिए वहाँ
कवि श्रीहर्ष जी कवि श्रीहर्ष। चरितम लिखा। क्योंकि उनके यहाँ कहते हैं सुख की बात नहीं है, दुख हट जाए यही बात है। सुख की बात नहीं है, सुख की बात नहीं है, ये दुख निवृत्ति, वो मोक्ष का मतलब होता है दुख दुखात्यंत विमोक्षो अपवर्गः। हाँ, दुख से छूटना ही अपवर्ग है, सुख कुछ होता नहीं है। जो सुख होता है वो दुख को साथ लेके आता है। तो विवेकी व्यक्ति के लिए कोई सुख सुख नहीं है, क्योंकि सुख के पीछे दुख होता है, वो दिखता नहीं, थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे करने के लिए फिलॉसफी की ऊंचाई चाहिए। इसलिए पार्शियल नॉलेज होगा तो आपको सुख दिखेगा, समग्र नॉलेज होगा तो सुख के साथ बड़ा दुख दिख जाएगा। Ignorance is a bliss. ये आइडिया मस्त है। Ignorance is bliss though. Yeah, exactly. But little knowledge is dangerous. तो बात यहाँ से आई कि दृष्ट उपाय, दृष्ट सर टेक्निकल शब्द भी सीख लें हम। दृष्ट उपाय माने साइंटिफिक उपाय, जो हम कॉन्क्रीट जो देखते हैं, जैसे डॉक्टर है दृष्ट उपाय है, शनि देवता की पूजा करना वो भी दृष्ट उपाय है। दृष्ट उपाय, दृष्ट उपाय Visible means विजिबल मीन्स, नोन मीन्स, जो डे टू डे लाइफ में हम जैसे गर्मी लगती है एसी चला देते हैं, ये दृष्ट उपाय है। प्यास लगती है पानी पीते हैं, दृष्ट उपाय है। अब जिस उपाय फिलोसोफर्स के का दुख क्या है, पारिभाषिक है। फिलोसोफर्स का दुख निवृत्ति भी पारिभाषिक है। पारिभाषिक समझ रहे, टेक्निकल है। अब वो कहता है ज्ञान से दुख निवृत्ति होती है। किसके ज्ञान से? क्या था उत्तर? आत्मा के ज्ञान से। आत्मा का ज्ञान तो हुआ ही रहता है, तो समग्र ज्ञान नहीं होता है। आत्मा को अनात्मा से पृथक करके हम नहीं जानते। कई बार आत्मा अनात्मा को मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं रहता है। उस मिक्स करने को अगर हम ना करें तभी तो आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान का मतलब होता है अनात्मा से विविक्त करके आत्मा को देखने का उपाय। अगर ये आता है तो कहते हैं कि ये, अब देखिए, अब हम सांख्य में एंटर कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं? आत्मा प्लस, मैंने अभी दो शब्द बताया, अनात्मा, ये एग्जिस्टेंस है, ठीक है सर, ये एग्जिस्टेंस है, आत्मा और देर आर ओनली टू टाइप्स, मैं कह रहा हूँ, टू थिंग्स नहीं कह रहा हूँ, टू टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, टू टाइप्स। पहले को आत्मा कहा तो दूसरे को आपने क्या कहा? अनात्मा कहा। इसको कई बार, इसके लिए कई सारे शब्द हैं। इसको पुरुष कहते हैं, किसमें? सांख्य में। और क्या क्या शब्द हैं? विज्ञान कह देते हैं कई बार इसको। हाँ, विज्ञान कह देते हैं। और हमारे यहाँ सबसे मुख्य शब्द है, इसको ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान किस लिए कहते हैं? जानाति इति ज्ञान, नोअर सेल्फ। ये नोअर है, ये सब के सब नोन है। ये कभी नोअर बन सकता है? इनमें से कोई, इनमें से कोई भी नोअर नहीं है, और ये हमेशा नोअर है, तो इसको ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान माने मानो ज्ञाता, जानने वाला, द नोअर। इसको कई बार दृष्टा कह देते हैं। दृष्टा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? देखिए, सीयर, सीयर, सीयर। इसको आप ऑब्जर्वर कह लें तो ये क्या हो जाता है? ऑब्जर्व्ड हो जाता है। दृश्य। इसको आप थिंकर कह लें तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द थॉट्स, ऐसा कह लेंगे। इसको आप, इसको, यह निरवयव होता है, इसको निरवयव नहीं कहें, इसको आप, हाँ, ये निर्गुण होता है, ये सगुण होता है। इसको जड़, चेतन, इनर्ट है ना, और ये चेतन, चेतन, इसको चेतन, चेतन से भी ज्यादा चैतन्य कह देते हैं। इसकी चर्चा मैं करूंगा। चैतन्य है ये जड़ है। इसके लिए हमारा शब्द क्या है? पैरेलली प्रकृति है। कर्ता और भोक्ता प्रकृति है। हाँ, कर्ता भोक्ता प्रकृति है, वो भी बाद में एक दिन चर्चा करूंगा। ये सब शब्द हैं। अनात्मा तो मैंने इससे भेद करने के लिए कह दिया,
टेक्निकली हम इसको कह देते हैं पुरुष और इसको क्या कह देते हैं? प्रकृति। प्रकृति। सिद्धार्थ जी, अब इसमें देखने की बात है कि ये जो आत्मा है वेदांत के अनुसार एक ही है, संख्या में एक है, सांख्य के अनुसार अनेक जीवात्मा। है। ये बॉक्स है एक तरह से, इसमें अनेक आत्मा है, अनगिनत आत्मा है, परंतु सबका स्वरूप एक जैसा है। अब इसमें भी कोई एक तत्व नहीं है, इसमें 3 तरह की चीजें हैं। क्या क्या? सत्व, रजस और सत्व, रजस, ये सब। अब प्रश्न क्या होता है कि कैसे मालूम है आपको आत्मा? मैं आपसे पूछूंगा कैसे मालूम है आपको ये बॉटल, तो अब मुझे दिखाई दे रहा। आत्मा और प्रकृति ये तो सूक्ष्म वस्तु हैं, इस किसी को दिखाई तो नहीं दे रही है। अब ये बात आएगी प्रमाण मीमांसा की बात। तो आत्मा और अनात्मा, प्रकृति और पुरुष, कुल मिलाकर के क्या कहेंगे? हमें प्रकृति और पुरुष का वास्तविक विवेक नहीं रहता है। इसका मतलब हम संसार में होते हैं। जब हम संसारी कब होते हैं? जब प्रकृति और पुरुष का वास्तविक भेद ज्ञान मुझको नहीं होता है ना मैडम? अच्छा, अब इस अनात्मा को एक शब्द से कहा प्रकृति। अब इस प्रकृति को 2 तरह से देख सकते हैं हम। एक सारी चीजें तो प्रकृति है। प्रकृति शब्द का प्रयोग ना व्यापक अर्थ में होता है। जो सामने दिखाई दे रहा है उसको प्रकृति समझ लीजिए। जो देखने वाला है वो कौन है? पुरुष है। जो दिखाई दे रहा है वो, इसलिए इसको दृश्य कह देते हैं। इसके लिए एक शब्द है दृश्य और इसके लिए एक शब्द है दृक्। दृक् माने देखने वाला, ठीक है ना? संस्कृत में एक धातु है दृश्य। दृश्य माने देखना, इसी से पश्यति बनता है। इसको दृश्य भी कहते हैं। अब आप कल्पना करें, हम धीरे धीरे जा रहे हैं कि ये जो सामने दिखाई देने वाली चीजें हैं ये कहाँ से आई होंगी? ये सब के सब कंस्ट्रक्टेड है ना। ये किन से कंस्ट्रक्ट हुई है? जिनसे कंस्ट्रक्ट हुई है उनको क्या आप देख पाते हैं? नहीं ना। जो चीजें बनी हुई सामने टेंजिबल ऑब्जेक्ट और विषय वो है, उनको देख करके हम कल्पना कर सकते हैं कि ये किससे बना होगा। तो इस प्रकृति पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, पुरुष पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड प्रकृति पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। Prakriti part of existence is divided for the analysis into 2 parts. The manifest part of Prakriti and unmanifest क्या शब्द होता है? अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त मतलब इसका अनुवाद व्यक्त माने मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट शब्द होता है अनमैनिफेस्ट। इसका मतलब होता है कि सामने आपको घड़ा दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या नहीं दे रहा? सामान्य रूप से अच्छा तो मिट्टी से बनी हुई है। तो जिससे वस्तु बनी हुई होती है वो और ना दिखाई दे तो वो है तो ना। किसी बालक को देख करके आप कल्पना कर सकते हो इसके दादाजी इसके परदादा भी रहे होंगे। कार्य को देख करके कारण का हम अनुमान कर सकते हैं। तो कार्यों को देखा आपने संसार में, उसके बाद में आपने कारण का अनुमान किया, उसको अनुमित जो कार्य है कारण है वो अव्यक्त है। इसका मतलब अब हम धीरे धीरे एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए दुख की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति के लिए। यह निर्णय हुआ ना। आत्मविद का मतलब आत्मा और अनात्मा के बीच के भेद ज्ञान को। इसका मतलब दो ही तरह के अस्तित्व हैं, आत्मा और अनात्मा। इसका मतलब आत्मा को अनात्मा से भिन्न जानने के लिए आपको अनात्मा को भी जानना होगा और आत्मा को भी जानना होगा। अनात्मा को जानोगे कहोगे ये तो आत्मा के गुण नहीं है, इसमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आप रिजेक्ट करोगे नेति नेति करके, अरे ये तो आत्मा नहीं है, एक्सक्लूजन करते जाओगे। तो व्हाई शुड आई नो द अनात्मा पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस? आई एम सपोज टू नो माई सेल्फ। द आत्मवित्त शोकम, उसमें कहाँ लिखा अनात्मवित्त शोकम दरति? हाँ, आई एम सपोज टू नो माई सेल्फ टू गेट रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सफरिंग्स। अगर ये है तो व्हाई शुड आई नो द नॉन सेल्फ्स, है ना? तो कहता है कि बट आई शुड नो माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम नॉन माई सेल्फ, जो भी होता हो, हाँ, है ना? तो इसका मतलब अनात्मनाम अपनी ज्ञानम आवश्यकम आत्मना ज्ञानार्थम, अपने ज्ञान के लिए जो अपने से भिन्न है उनका भी ज्ञान। तो संसार में 2 ही तरह की चीज़ें हैं, एक मैं हूँ और मेरे से भिन्न है। तो मुझे सारे संसार को जानने में जरूरत है।
तो आई एम सपोज टू नो ऑल वट एवर एग्जिस्ट। सब सारे संसार को मैं जानूंगा, तब जानूंगा कि ये रहा संसार, ये रहा मैं, ये रहा दृक् दृश्य, ये रहा दृक्। आई एम द नोअर एंड द होल एग्जिस्टेंस इज द नोन। तो नोन और नोअर की डुअलिटी को अगर मैं जान पर मुझे सारे संसार को जानने की जरूरत नहीं, अगर मैं सिर्फ आत्मा को जान गया तो बाकी सब चीजें अलग है। मैं वैसे ही सोचती हूँ। जानने के बाद तो होता ही नहीं। पहले भी अगर आप जान रहे होते तब तो ये सब होगा नहीं। पर मोक्ष मिल गया। मेरा व्यवहार, संसार के लोगों का व्यवहार बताता है कि नहीं जानता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसका रोना, उसका धोना, उसका भागना, ये बताता है कि उसको ज्ञान नहीं है। सर परमात्मा की जगह फिर आत्मा अनात्मा सांख्य में परमात्मा नहीं है। सांख्य में ना मैडम क्या होता है, नहीं है। अभी आप आत्मा हैं, जब आप मुक्त हो जाएंगे तो परमात्मा हो जाएंगे। जल में कुंभ में जल में। हाँ, एक्चुअली क्या कहा जाता है, जीव है ना, इस संसार में जब मैं रहता हूँ, जब मैं सांसारिक होता हूँ तब जीव होता हूँ, तब मैं आत्मा होता हूँ। जब संसार को हटा देता हूँ तो मैं परम आत्मा हो जाता हूँ। तो आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा। एक शब्द का प्रयोग बार बार जैसे मैं करता रहा हूँ, आत्मा प्रसिद्धि तो सबको रहती है, प्रसिद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मसिद्धि। आत्मप्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब जनरल आइडिया ऑफ आत्मन इज ऑलवेज देयर। इफ आई डू नॉट हैव द जनरल आइडिया ऑफ आत्मन, आई कैनॉट यूज लैंग्वेज इन जनरल। माई यूजेज ऑफ लैंग्वेज इज प्रमाण है उसका कि मैं आत्मा अनात्मा का विवेक है मुझे, तभी तो मैं अहम और इदम के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं आत्मा को जान नहीं रहा हूँ, वहां से बात चली। लेकिन अब आइडिया क्या हो गया कि टू गेट रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सफरिंग्स इनवेरिएबली एंड परमानेंटली, आई एम सपोज टू नो माई सेल्फ, एंड टू नो माई सेल्फ आई एम सपोज टू नो वट एवर इज नॉन माई सेल्फ। आत्मा अनात्मा विवेक सबकी जरूरत है। यहाँ से यात्रा चली कि अब चलो करते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। ये व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञान, ये है पूरा सांख्य दर्शन। ये है व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का विज्ञान। ये यात्रा शुरू करने से पहले टी ब्रेक कर ली। अच्छा। मिठाई है। अच्छा। ललिता जी मिठाई लाई है। हाँ जी, बहुत अच्छा कहते हैं। देखिए विज्ञान माने, विज्ञान का अर्थ क्या मतलब, विशिष्ट विशिष्ट, दी विशिष्ट ज्ञान। हाँ, विशिष्ट ज्ञान किसका, ज्ञा का और व्यक्त। ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, ये प्रकृति और ये क्या है पुरुष। ये है दृश्य और ये क्या है दृक्। तो दृक् दृश्य विवेक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, दृक् दृश्य विवेक। नोअर नोन, द डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, डिस्क्रिमिनेटिंग होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज ऑफ नोअर एंड नोन, विचक्षण। विचक्षण, दैट इज द की। हाँ, ये है। तो अब पूरा का पूरा सांख्य दर्शन ये इसका उपाय है कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा का विज्ञान कैसे किया जाए। एक किताब है वेदांत की, दृक् दृश्य विवेक, शंकराचार्य का। क्या नाम है? दृक् दृश्य विवेक। आचार्य शंकर के कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, बाद में पंचदशी में वही भाव आता है मैडम। बिल्कुल ना, आत्मा सामान्य रूप से हमें लगता नहीं कि आत्मा कोई अलग वस्तु है। वो क्या कहते हैं, एपिस्टिमोलॉजिकली वो धीरे धीरे दिखा देते हैं कि देखो आत्मा बिल्कुल अलग है। हाथ में रख करके आत्मा को दे देते हैं, नहीं मानोगे तो कैसे नहीं। अलात चक्र। अलाद चक्र, धीरे 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 धीरे। कोशत्रय विवेक, अवस्थात्रय विवेक, ये शब्द है। पंचकोश है ना, ये तो उसका इसके इन उदाहरणों के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये सब सांसारिक फिनोमिनन्स है, इस सब से अतिरिक्त नोअर है। तो जो नोअर है वो मैं हूँ। हस्तामलक मतलब जैसे हस्तामलक शब्द का प्रयोग संस्कृत में चलेगा। भाई आप कहोगे कि ये चीज नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हाथ में रखे हुए आंवले को कौन नहीं मानेगा, वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा। तो आप कहोगे कि ये चीज तो मेरे लिए हस्तामलक वध है। जो वस्तु बहुत कॉन्क्रीट है, जो सबके अनुभव का विषय है, वो बात यहाँ से। और भाषा के द्वारा। तो यहाँ से आप हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी देर में मैं इसको बता सकता हूँ। चलो इनके सबको मिठाई
ललिता की बेटी के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। शादी हुई है। आप लोगों को लग ही नहीं रहा होगा कि आज वेदांत की क्लास नहीं हुई है ना? मैं तो 1:30 बजे आ गया था, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा। अरे फिर मैं 2 बजे देखा कोई आया ही नहीं, क्या हो गया आज? फिर ध्यान आया कि 3 बजे से क्लास था। यहीं बैठे रहे। एसी चल रहा था, मनोज भी चला रहा था। बड़ा रिविजन कर लिया। उसके पास अपना वो रहता है ना।